हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम उच्चावच नामक विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि उच्चावच अर्थात धरातल का ऊबड़ खाबड़ भाग, या यूं कहें ऊबड़ खाबड़ धरातल को उच्चावच के नाम से जाना जाता है। हमारा धरातल असमतल है, कहीं पर गहरी घाटियां हैं तो कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं समतल मैदान है तो कहीं नदियां, कहीं डेल्टा है तो कहीं सूखे मरुस्थल। ऐसे तमाम विभिन्नता लिए हमारा धरातल असमानताओं से भरा हुआ है और धरातल की यही असमानता उच्चावच कहलाती है। अर्थात शॉर्टली बोले तो धरातल के ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों को या ऊबड़ खाबड़ धरातल को ही उच्चावच का नाम दिया जाता है। हमारी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि उच्चावच को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। जहां प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में महाद्वीप और महासागरों का वर्णन आता है, तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत और पठारों को शामिल किया जाता है। वहीं तृतीय श्रेणी के उच्चावच घाटियां और डेल्टाओं को शामिल करते हैं। अर्थात हमारा धरातल कुछ इस तरह से है, पर्वत भी है तो मैदान भी है तो घाटियां भी। धरातल का यही ऊपर और नीचे होना ही उच्चावच में शामिल किया जाता है। जहां प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में हमने कल महाद्वीप और महासागर के बारे में सामान्य जानकारी हासिल की कि हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। महासागरों के बारे में कहीं कहीं 4 भी उल्लेखित होता है कि महासागर 4 हैं तो कहीं कहीं 5। ये इसलिए कि अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर भी कहते हैं, इसे 2 भागों में बांटा जाता है। एक उत्तरी अटलांटिक महासागर और दूसरा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। यदि इस महासागर को 2 भागों में देखा जाए तो महासागरों की संख्या 5 आती है और कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से देखा जाए तो महासागरों की संख्या 4 आती है। महासागर महाद्वीप से नीचे होते हैं, या यूं कहते हैं कि महाद्वीप महासागर से ऊपर होते हैं। तो महासागर और महाद्वीप के मध्य यही असमानता उच्चावच में प्रदर्शित होती है, इसलिए इन्हें प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में शामिल होता है पर्वत, और आज जो हम जिक्र करने जा रहे हैं वो पर्वतों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। सामान्य धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग, सामान्य धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक, ढाल 260 डिग्री से लेकर 350 डिग्री तक ढाल, और
नुमा हो, ऐसी आकृति पर्वत कहलाती है। ध्यान दीजिए, पर्वत की विशेष विशेषता कि धरातल से, सामान्य धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग जिसकी जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से भी अधिक हो, जिसका ढाल यानी ये ढाल, ये जिसका ढाल 260 डिग्री से 350 डिग्री तक हो और जिसका शीर्ष शंकुनुमा हो, ऐसी आकृति पर्वत कहलाती है। पर्वतों को उत्पत्ति के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है, जिसमें अगर हम बात करें पर्वतों के प्रकार की, तो पहला प्रकार देखने को मिलता है वलित पर्वत। वलित मतलब मुड़े हुए। भूगोल के अंतर्गत एक शब्द आता है वलन, और इस वलन का अर्थ होता है मोड़। भूगोल के अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी में, भौतिक भूगोल में आपको मोड़ शब्द की जगह वलन शब्द पढ़ने को मिलता है, और इस वलन से ही बनता है वलित यानी मुड़ा हुआ। धरातल की आंतरिक शक्तियों, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के भीतर, या कह सकते हैं पृथ्वी के भीतर उत्पन्न बल, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण उत्पन्न बल के कारण जब धरातल के अंदर उपस्थित चट्टानों में वलन पड़ता है, मोड़ उत्पन्न होने लगते हैं, तो ये मुड़कर धरातल से ऊपर उठ जाते हैं, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत, एंडीज पर्वत कुछ ऐसे ही पर्वत हैं जो वलित पर्वतों में शामिल किए जाते हैं। हम हमारे भारत के हिमालय पर्वत की ही बात करें कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हालांकि हम इसका जिक्र आने वाली वीडियो में एक बार पुनः करेंगे, लेकिन अभी शॉर्टली देखा जाए कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय जहां आज मौजूद है, उस जगह एक सागर हुआ करता था प्राचीन समय में, जिसे तैथिस सागर कहा जाता है। विभिन्न नदियां इस सागर में आकर मिलती थीं। जब नदियां सागर में आकर मिलती हैं, तो वह अपने साथ अवसाद लेकर चलती हैं। जब विभिन्न नदियां सागर में गिरेंगी, तो उनके साथ लाया हुआ अवसाद भी सागर में गिरता है। तैथिस सागर में भी यही हुआ। विभिन्न नदियां तैथिस सागर में आकर गिरती थीं। उन नदियों के साथ लाया गया अवसाद भी इस सागर में गिरने लगा। धीरे धीरे सागर की तली ऊंची उठने लगी। एक ऐसा ही समय आया जब धरातल के नीचे मौजूद प्लेटें, जिनके बारे में मैं संक्षिप्त जानकारी पिछली कई वीडियो में दे चुका हूं, धरातल के नीचे कई प्लेटें मौजूद हैं और ये प्लेटें गतिशील अवस्था में हैं। ऐसे ही एक प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट।
तरह से, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस तरह से आपस में गति कर रही थी। ये दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के नजदीक आने लगी। परिणाम से बीच में मौजूद तैतीस सागर पर दबाव पड़ने लगा। तैतीस सागर पर दबाव पड़ा तो तैतीस सागर का मलबा, जो अवसाद जमा हुआ था, जो चट्टानें मौजूद थी, वो वलित होने लगी, उसमें मोड़ उत्पन्न होने लगे। परिणाम यह निकला कि तैतीस सागर का ये मलबा वलित होकर ऊपर उठा और ऐसा आकार उसने ले लिया, जिससे निर्मित हुआ हिमालय पर्वत। यानी धरातल की आंतरिक शक्तियों के कारण जब बल उत्पन्न होता है, फोर्स उत्पन्न होता है, तो उस फोर्स के कारण धरातल के नीचे मौजूद चट्टानें वलित होने लगती हैं, और इस वलित के कारण जो पर्वत निर्मित होते हैं उन्हें वलित पर्वत कहा जाता है। इसकी ऊंचाई अधिक थी, इसलिए इस पर बर्फ पड़ने लगी, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। ऐसे में इस पर बर्फ जमी और कहलाया हिमालय, यानी हिम प्लस आइलैंड, बर्फ का घर। वलित पर्वत के बाद नंबर 2 आते हैं गुंबदाकार पर्वत। गुंबदाकार, गुंबद की आकृति के समान। गुंबद की आकृति इस प्रकार से होती है। जब धरातल में मौजूद मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन धरातल की कठोरता के कारण वह बाहर नहीं निकल पाता, अर्थात उसका प्रेशर इतना अधिक नहीं हो पाता कि वो धरातल को फाड़कर बाहर निकल सके। ऐसे में धरातल के आंतरिक भाग में ही मैग्मा जमने लगता है। मैग्मा के जमने से धरातल नीचे से ऊपर उठ जाता है, जिससे निर्माण होता है गुंबदाकार पर्वत। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये समतल धरातल है और यहां मैग्मा भरा हुआ है। मैग्मा अर्थात तप्त तरल पदार्थ जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे धरातल से, टेम्परेचर वैसे वैसे अधिक होता चला जाता है। परिणाम के अंदर गर्मी है, बहुत अधिक गर्मी है धरातल के नीचे। ऐसे में समस्त पदार्थ तरल और तप्त अवस्था में, गर्म अवस्था में, जब ये मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है तो बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन धरातल की कठोरता के कारण ये बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन इसके प्रेशर के कारण धरातल फट तो नहीं पाता, लेकिन ये ऊंचा उठ जाता है। इस जगह मैग्मा भर जाता है और मैग्मा भरकर जमा हो जाता है। ऐसे बनने वाले पर्वत गुंबदाकार पर्वत कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं वलित पर्वत और गुंबदाकार पर्वत किस तरह से निर्माण होता है। एक तीसरा पर्वत आता है ब्लॉक पर्वत। जब धरातल में दरारें पड़ती हैं तो दरारों में अवसादों का जमाव होता चला जाता है, और इन अवसादों के जमा होने से निर्मित होते हैं ब्लॉक पर्वत। इन्हें ब्लॉक पर्वत इसलिए
क्योंकि ये अवरोध उत्पन्न करते हैं। रास्ते में, मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के कारण इन्हें ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। चट्टानों में मौजूद दरारें, धरातल में मौजूद दरारों में जब अवसाद जमा होता रहता है और वह अवसाद धरातल से ऊंचा उठ जाता है, तो ऐसे पर्वतों को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। या यूं कह लें कि जब दरारें धरातल में मौजूद होती हैं तो दरारें नीचे रह जाती हैं और बीच का भाग ऊपर उठा हुआ हो जाता है। ऐसे पर्वतों को ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये पर्वतों के कुछ सामान्य प्रकार उत्पत्ति के आधार। इसके अलावा ऊंचाई के आधार पर देखा जाए तो अधिक ऊंचे पर्वत, मध्यम ऊंचाई वाले पर्वत, सामान्य ऊंचाई वाले पर्वत और कम ऊंचाई वाले पर्वत भी शामिल किए जाते हैं। वे पर्वत जिनकी ऊंचाई बहुत अधिक है, जैसे हिमालय, माउंट एवरेस्ट, इसका शीर्ष 8,848 मीटर, कहीं कहीं पर आपको 8,850 मीटर पढ़ने को भी मिलता है। काफी ऊंचाई वाला ये पर्वत है। वे पर्वत जिनकी ऊंचाई सामान्य है, वे सामान्य ऊंचाई वाले, और वे पर्वत जिनकी ऊंचाई कम है, वो कम ऊंचाई वाले पर्वत के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हमने पर्वतों के